In conditional warranty, stipulation, here stipulation when mentioned in agreement, अगर एग्रीमेंट में कोई मेंशन किया है, यहाँ पर स्टिपुलेशन है तो समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट. So I was given some example in last lecture, example of suit purchase by Raymond for the marriage purpose. Here time is more important. एग्जाम्पल दिया था आपको कि मैरिज पर्पस के लिए सूट परचेस किया है. यहाँ पर टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट था. अगर 27 की उनकी मैरिज डेट है, अगर वो टाइम पे अगर नहीं पहुंचता है सूट, तो वो जो परचेसर बायर है तो उनके लिए कुछ वैल्यू नहीं रहती वो चीज़ की, वो गुड्स की. तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है वहाँ पर. कंडीशन इज इम्पोर्टेंट. पेमेंट तो मिलना ही, लेकिन टाइम पे गुड्स पहुंचना चाहिए एज रिगार्ड टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस. Unless a different intention appears from the terms of contract stipulation as required this. इसके जो भी चीज़ परचेस करते हैं, बाय करते हैं, तो सेलर को आप पेमेंट करती है, पोस्ट पेमेंट हो या प्री पेमेंट हो, लेकिन टाइम इम्पोर्टेंट रहता है कुछ चीज़ के लिए. तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के लिए ये कंडीशन सफिशिएंट रहती है. is not demand to be of the essence of a contract of sale, but delivery of goods must be made without delay. Whether or not such a stipulation is the essence of contract depends on the terms agreed upon. When mentioned in agreement, agreement में time period mention है, तो ये condition यहाँ पर apply होती है for the breach of contract. प्राइस इज नॉट मैंडेटरी हियर. और एक एग्जांपल आपको देते हैं. उस दिन दिया था कि किसी कंपनी के लिए ऑयल की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल बोल के, और रॉ मटेरियल के ऑयल के लिए उन्होंने डिमांड की है कि डेली 10 बजे प्रोडक्शन के लिए ऑयल चाहिए. अगर 10 बजे के बाद आपका ऑयल आता है तो वो हमारा नुकसान हो सकता है, कंपनी का प्रोडक्शन ठप हो सकता है. लेकिन उन्होंने 10 बजे के बजाय 1 बजे ऑयल उन्होंने सप्लाई किया कंपनी को, तो उसका नुकसान हुआ. कितना घंटा लेट हो गया? 3 घंटा लेट हो गया. 10 बजे प्रोडक्शन स्टार्ट होना था तो 1 बजे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ. 3 घंटे का लॉस हुआ उसका. तो 1 घंटे में उनका जो प्रोडक्शन है 1000 लीटर का था, होना था, और 3 घंटे में 3000 लीटर का प्रोडक्शन. अगर हर लीटर के पीछे उन्हें अगर 12 रुपये का लॉस होता है तो 36,000 रुपीज़ का उनका लॉस हुआ है. तो 36,000 वो रिकवर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं सेलर के ऊपर, और उनसे ले सकते उतना क्लेम करके, और डैमेजेस बोल के भी. कई बार ऐसा होता है कि दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एज ए कन्वर्सेशन, एग्रीमेंट होता है कन्वर्सेशन थ्रू, और ओरली होता है. टीवी परचेस का एग्जांपल दिया था. एक स्मार्ट टीवी परचेस करना है, और स्मार्ट टीवी परचेस करने के लिए जब वो जाता है तब वहाँ फ्रेंड रहता है वहाँ पर, तो बोलता है कि वो 50% प्राइस में आपको वही टीवी मैं असेंबल करके दूंगा, सेम फीचर्स उसमें होंगे. तो एग्री होता है. दोनों में बाय कन्वर्सेशन एग्रीमेंट होता है ओरली. तो परचेस करने के बाद में अगर वहाँ पर कोई फॉल्ट होता है, अगर ये तो आपको पक्का है कि आप टीवी परचेस कर रहे हैं तो
वहाँ पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर जो स्टिपुलेशंस है, वहाँ पर जो कंडीशंस है, तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साउंड अच्छा होना चाहिए, और ये दो चीज़ें तो इम्पोर्टेंट रहती है। अगर वो चीज़ उसमें नहीं है तो क्या कर सकता है, उसको रिफ्यूज कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और जो जो गुड्स है वो रिटर्न कर सकता है। क्योंकि कंडीशन थी, मेन कंडीशन थी, अगर वो मेन कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती है तो रिफंड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है गुड्स को। लेकिन अगर स्विच में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कुछ फॉल्टी है, तो वहाँ पर वो वारंटी होती है कि वो रिपेयर करके देंगे, और रिपेयर करने के बाद में वो गुड्स वो यूज कर सकता है। तो ये कंडीशन थी, कंडीशन वो जो कन्वर्ट हो गई वारंटी में, वारंटी कन्वर्ट नहीं होती कंडीशन में, तो ऐसे टाइम में वो रिपेयर करके गुड्स यूज कर सकता है। तो डिपेंड अपॉन द बायर एंड सेलर्स कन्वर्सेशन। देन again I was given one example to you। किसी का माइक शायद शुरू है। पर्पस अगर कंडीशन में रहा कि जो चीज़ के लिए गुड्स परचेस कर रहे हैं, जो पर्पस के लिए कर रहे हैं, अगर पर्पस सॉल्व नहीं होता, फॉलो नहीं होता, तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वहाँ पर। कि एक एग्जांपल देता है कि टूरिस्ट पर्पस के लिए व्हीकल परचेस करना था, मार्केट का सर्वे करने के बाद उन्हें मालूम पड़ा ए पर्सन को कि इनोवा व्हीकल बहुत बढ़िया है टूरिस्ट पर्पस के लिए। फिर उन्हें सजेशन मिला किसी फ्रेंड के थ्रू कि अगर मारुति व्हीकल परचेस करते हो तो कम प्राइस में मिलेगा और आपका पर्पस भी सॉल्व होगा, मैं उसकी वारंटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। तो उन्होंने परचेस कर लिया, फिर उसका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। वो टूरिस्ट पर्पस के लिए, इंडिविजुअल पर्पस के लिए अच्छी गाड़ी थी, लेकिन टूरिस्ट पर्पस के लिए वो फुलफिल गाड़ी नहीं थी, तो उनका ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया वहाँ पर। तो इमिडिएटली वो गाड़ी वहाँ रिटर्न कर सकते हैं, और वो क्लेम कर सकते हैं अपना जो डैमेजेस है, जो नुकसान हुआ है उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो इतने सारे जो एग्जाम्पल थे उससे तो मालूम हुआ कि आपको कंडीशन एंड वारंटी क्या होती है। So in detail, you see the details about that. In a contract of sale, parties make certain stipulations that is agree to certain terms regarding the quality of the goods, the price and the mode of its payment, the delivery of goods and its time and place. Here, in every contract of sale of goods, there are certain stipulations made with reference to goods which are the subject matter thereof. Okay? Such stipulations differ in character and importance. The clause divides stipulations into condition and warranties. So all stipulations cannot be treated on the same footing. ये जो स्टिपुलेशंस होते हैं ये सब जगह पे एक जैसे नहीं रहते। इट डिपेंड्स अपॉन द बायर, बायर को वो कैसा ट्रीट करना चाहिए, उस स्टिपुलेशन को कैसा लेना चाहिए, कंडीशन वारंटी भी कन्वर्ट कर सकता है, और सेलर का नुकसान नहीं हो और खुद का भी नुकसान नहीं हो, इसलिए वो डिसीजन ले सकता है। सब में बी इंटेंडेड बाय द पार्टीज टू बी ऑफ अ फंडामेंटल नेचर, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स टू बी सप्लाइड, द ब्रीच ऑफ which therefore will be regarded as a breach of the contract। कॉन्ट्रैक्ट कब ब्रीच होता है कि अगर पर्पस एग्रीमेंट में पर्पस मेंशन है, कंडीशन मेंशन है और कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है।
फिर भी डिपेंड अपॉन द buyer. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. That breach of which gives a right to treat the contract as repudiated. रिपुडिएट कर सकता है सेलर वो कॉन्ट्रैक्ट। देन वारंटी में वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the breach of which gives rise to a claim for damages but not right to reject the goods and treat the contract as repudiated। देखिए, कंडीशन में कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट हो सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, रिपुडिएट नहीं होता है, वहां पर डैमेजेस फुल। ठीक है। हेलो 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 महिमा, हेलो। सर आवाज आ रही है ना आपकी क्लियर से? अरे अरे ना, ठीक है, वो आंसर हाँ देते सर। जाओ बीच में, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रहा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आवाज आ रही नहीं आ रही। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, a seller usually makes certain statements or representations with a view to induce the intending buyer to purchase the goods. Such representations are generally about the nature and quality of goods and about their fitness for buyer purpose. Then, when these statements or representation do not form part of the contract of sale, they are not relevant and have no legal effects on the contract. But when these form part of the contract of sale and the buyer relies upon them, they are relevant and have legal effects of the contract। जो लीगल इफेक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो बाइंडफुल रहते हैं सेलर के ऊपर। देन कंडीशन एंड वारंटी में जो डिफरेंस है वो देखते हैं। कंडीशन वारंटी, कंडीशन इज एसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पहले डेफिनेशन में देखा है। देन यहाँ पर ब्रीच हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिपुटेड हो सकता है, बट इन वारंटी कोलेटरल टू मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच क्लेम और डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं। देन इन कंडीशन is essential to the main purpose of the contract. In case of breach of condition, agreed parties can rescind the contract, return the goods and claim refund, claim damages। कंडीशन में रिफंड के लिए वो रिटर्न गुड्स रिटर्न तो कर सकते हैं, वो रिटर्न ले सकता है, फिर भी वो नुकसान जो होता है नुकसान के लिए भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है बायर। ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, ऑटोमेटिकली वो ब्रीच ऑफ वारंटी होती है कंडीशन में। जो एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर कोई चीज परचेस किया आपने, वो कंडीशन जो ब्रीच हो गई, रेपुटेट हो गई, तो वो तो रिटर्न करना ही है, लेकिन उसकी वजह से आपको जो नुकसान हुआ है उसका डैमेजेस भी आप क्लेम कर रहे हैं। इसका ऑयल का एग्जांपल दिया था, तो ऑयल तो आपने ले लिया, उन्होंने जो भेजा 10 बजे के बजाय 1 बजे ऑयल भेजा है कंपनी में रॉ मटेरियल पे, तो वो तो ले लिया, जो यूज करने तो करेंगे, फिर भी जो 3 घंटे का जो लॉस हुआ था 36,000 का, वो भी वो क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, उनसे डैमेजेस क्लेम करेंगे। लेकिन वारंटी में क्या होता है, इट इज नॉट ओनली कलेक्ट्रल
to the main purpose of the contract. In case of breach of warranty, aggrieved party can only claim damages. डैमेज के लिए सिर्फ क्लेम करते हैं एंड ब्रीच क्लेम फॉर डैमेजेस। अभी यहाँ पर टाइम स्टिपुलेशन अभी देखा है, टाइम का इंपॉर्टेंस जो एग्जाम्पल दिया था, मैरिज पर्पज के लिए सूट परचेस किया है, तो इसका डिटेल में है। समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, important part or non-important condition which is correctly core of the contract. Stipulation as to time. Unless different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be of the essence of contract of sale. Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract. अब इसेंस क्या क्या कह रहे थे इसमें, कई जगह पर इसेंस ऑफ द टाइम ऑफ डिलीवरी रहती है, कई बार टाइम ऑफ पेमेंट रहता है, टाइम ऑफ पेमेंट के बाद भी टाइम ऑफ मेनली टाइम इसेंस रहता है। तो स्टिपुलेशन में क्या क्या है, कंडीशन में क्या क्या है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है सब। देन स्टिपुलेशन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल with reference to goods which are the subject thereof may be condition of warranty, and a condition is stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as a repudiated. Then a warranty is a stipulation, collateral is main purpose. Same things यहाँ पर है जो अपने कंडीशन एंड वारंटी के डेफिनेशन में देखिए। So whether a stipulation is contract of sale is a condition or warranty depends in each case on the construction of the contract. अपना कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन कैसा है इसके ऊपर डिपेंड है। स्टिपुलेशन में बी अ कंडीशन थ्रू कॉल वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंड रहता है कि वो जो बायर है, बायर उसको कैसे ट्रीट करता है। जो कंडीशन रहती है बायर एंड सेलर के बीच में, जो कंडीशन रहती है वो लीगली रहती है, उनको रिपोर्टेड करना या नहीं करना डिपेंड्स अपॉन द बायर। वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं, अगर रिपोर्टेड नहीं करता है तो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर है तो वो वारंटी में आएगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन में नहीं आ सकता। Some may be intended by the parties to be binding, but of subsidiary or inferior character, that is time of payment, so that a breach of these terms will not put an end to the contract, but will make the party committing the breach liable to damages. The former stipulations are called conditions and the latter warranties. यहाँ पर और बहुत सारे सेक्शन दिए हैं, सेम वही रिपीटाइजेशन से वहाँ पर है कंडीशन का, वारंटी का। फिर अगेन यहाँ पर स्टिपुलेशन एसेंशियल से स्टिपुलेशन यहाँ पर वारंटी में कोलेट्रल दिया है। देन कंडीशन वारंटी में ये जो सेक्शंस है 11 to 17 में, द इफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन इज टू गिव द एग्रीड पार्टी राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएटेड। सेम सेक्शन के अंदर में दिया है, यहाँ पर एज टू वैल्यू के बेस पर कंडीशन इज स्टिपुलेशन which is essential to the main purpose, and the breach of condition gives to aggrieved party the right to repudiate the contract and also to claim damages. Then treatment के बेस पे as a breach of condition may be treated as a breach of warranty। देखिए condition may be treated as a breach of warranty, but breach of warranty cannot be treated as a breach of condition। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तो ऑटोमेटिकली वारंटी भी ब्रीच होती है, लेकिन अगर वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये दोनों का डिफरेंस है यहाँ पर। देन व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, यहाँ पर 3-4 पार्ट्स बताए, जैसे कि वैल्यूटरी वेवर ऑफ कंडीशन,
इसमें वॉलंटरी वेवर में where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition of elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the condition as repudiated. जैसे एक एग्जांपल दिया था उस दिन आपने कि कई बार ऐसा होता है जो गुड्स आपने मंगवाए हैं एज ए सैंपल लेके जो गुड्स मंगवाए वो गुड्स को क्वालिटी के बाद में बल्क क्वांटिटी में आते नहीं। सैंपल तो अच्छा रहता है, आप सैंपल सिलेक्ट करके देख के आप बल्क क्वांटिटी में मंगवा सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो गुड्स वो क्वालिटी के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोग्राम के लिए आपको राइस चाहिए, राइस का सैंपल देखे और वो सैंपल देख के अपनों को HMT क्वालिटी का राइस चाहिए जिसका रेट है 100 रुपीज पर केजी, और राइस चॉइस किया आपने वो सैंपल, और बाद में ए ग्रेड क्वालिटी पे राइस चाहिए थी। यार HMT में बहुत सारे काइंड्स ऑफ HMT राइस रहते हैं, तो उसमें ए ग्रेड क्वालिटी का राइस चाहिए था 100 रुपीज पर केजी, आपने मंगाया 200 केजी, लेकिन टाइम पे उन्होंने भेजा, उनके पास जो अवेलेबल था वो 100 केजी उन्होंने भेजा है, और वो बी ग्रेड क्वालिटी के राइस भेजे होंगे, बी ग्रेड क्वालिटी के राइस भेजे हैं और उसका भी रेट था 80 रुपीज पर केजी, और भेज दी। बाद में आपके समझ में आया कि आपने देखा है कि जो उन्होंने सैंपल दिया था वो सैंपल के जगह पे उन्होंने बी ग्रेड क्वालिटी के राइस भेजे हैं और उसका रेट तो कम है। तो ऐसे टाइम में आप वो तो रिफंड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जो डिफरेंस है अमाउंट का उसका क्लेम कर सकते हैं आप। ठीक है भाई, उन्हें आपने भेजा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ सकता है, तुम्हारा भी मेरा भी टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है, लॉस हो सकता है उतना, तो ठीक है मैं रख लेता हूँ, लेकिन जो 20 रुपीज़ का डिफरेंस है वो मुझे तो वापस कर दे। तो सेलर वो आपको रिटर्न करेगा या फिर आप उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं सेलर के ऊपर, क्योंकि मेन कंडीशन था ए ग्रेड क्वालिटी का और उसका रेट था 100 रुपीज। तो ये हो सकता है पर वारंटी वेवर ऑफ कंडीशन। देन he may instead elect to waive the condition, that is to treat the breach of condition as a breach of warranty and accept the goods and sue the seller for damages for breach of warranty। समझ में आया? यहाँ पर जो कंडीशन था ब्रीच हो रहा था वो वारंटी में कन्वर्ट करके आपने उसको डैमेजेस क्लेम कर दिए, और डैमेजेस आप रिकवर कर सकते हैं उसे। देन अगेन एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट सेकंड पर्पस के लिए कि वेदर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज वन ऑफ वारंटी दैट इज प्रोसीड, he may claim only damages instead of repudiate the contract। then compulsory waiver, इसके बाद में जो रहते हैं कंपल्सरी वेवर, वहां पर क्या होता है, ये वॉलंटरी हो गया, कंपल्सरी नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, fulfillment of condition excused by law। Here a contract of a sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a terms of the contract express or implied to the effect। तो यहाँ पर क्या होता है, अगेन एग्जांपल लेते हैं कि कुछ एप्पल मंगवाए अपने, और एप्पल एप्पल की क्वालिटी भी ए ग्रेड मंगवाई कि मुझे प्रोग्राम के लिए एप्पल चाहिए और ए ग्रेड क्वालिटी का एप्पल चाहिए।
तो ओरली उन्होंने कन्वर्जेशन करके ओरली कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसमें। मेन जो कंडीशन थी वो अच्छी क्वालिटी की ए ग्रेड क्वालिटी के एप्पल की थी, और वो 10 पेटी एप्पल मंगवाए। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि उसमें कुछ मिक्स कर दिए, एप्पल ए ग्रेड और बी ग्रेड ऐसे कुछ मिक्स कर दिए। अभी उसको तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो जो बायर है उन्होंने कुछ उसमें से यूज कर लिए, और यूज करने के बाद में पता चला कि उसमें मिक्स है, ए ग्रेड क्वालिटी के एप्पल में बी ग्रेड क्वालिटी के भी एप्पल कुछ मिक्स है। तो ऐसे टाइम में उन्होंने यूज करने के बाद में वो तो बोलेगा कि आप तो यूज किए, तो आप कैसे क्या बोल सकते हो खराब है कि क्वालिटी बराबर नहीं उसकी। तो आपको तो कंडीशन अभी तो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि यूज करने के बाद में अगर आप पार्टली यूज करते हो उसको, तो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं उसका। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, वारंटी में हो जाएगा, कंडीशन में नहीं। तो यहाँ पर क्लेम करेगा डैमेजेस जितना भी हो, वो बी ग्रेड क्वालिटी के वो तो अलग नहीं कर सकता, लेकिन दोनों का अंडरस्टैंडिंग जैसा रहेगा उसके हिसाब से वो वहाँ पर वारंटी का डैमेजेस क्लेम करके वो फुलफिलमेंट अग्रीमेंट का हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है, ए एग्रीज टू सप्लाई बी 10 bags of first quality sugar at the rate of 3,800 per bag, but supplies only second quality sugar, that is price is rupees 3,500 per bag. There is a breach of condition and the buyer can reject the goods. But if the buyer so elects, he may guarantee a claim damages for rupees 3. तो यहाँ पर उन्होंने ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान के क्या कर लिया कि ब्रीच ऑफ वारंटी को कन्वर्ट कर दिया उसमें। अगर ब्रीच ऑफ वारंटी कंडीशन रहती तो क्या हो सकता था, ये पूरे के पूरे जो बैग्स है शुगर के बैग है वो रिटर्न कर सकता था, और डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता था। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया गुड्स, और एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने कन्वर्ट कर दिया ब्रीच ऑफ वारंटी फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो जो भी डिफरेंस है 3,300 रुपीज का, वो उन्होंने डैमेज बोल के क्लेम किया। देन यहाँ पर एक्सप्रेस जो कंडीशंस और वारंटी रहती है, एक्सप्रेस और इम्प्लांट दो टाइप की रहती है। तो उसके बिफोर दैट इम्पॉसिबिलिटीज क्या रहती है, नथिंग इन this section shall affect the case of any condition or warranty, fulfillment of which excused by reason of impossibility or otherwise. So, express condition. Express conditions means express conditions are those which are agreed upon between the parties at the time of contract and the expressly provided in the contract. देखिए एक्सप्रेस क्या रहता है कि एक शॉप में गए आप, कुछ गुड परचेस कर रहे हैं, अपने को गुड्स परचेस करना है, आपने उनसे कन्विंस किया, नेगोशिएशन किया, हो गया, इमीडिएटली आपने पेमेंट कर लिया, गुड्स ले लिए, हो गया, मतलब कंडीशन फॉलो हो गई। यहाँ पर अपने गुड्स परचेस कर लिए, आपको आपको जो गुड्स चाहिए थी, आपकी जो कंडीशंस चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए जो था, वो सब फुलफिलमेंट होके आपने पेमेंट करके इमीडिएटली गुड्स अपने पास ले लिए। This may be of any kind that the parties may choose to agree upon. That is, it may be agreed that delivery of goods shall be made to or taken on her before a certain date. Similarly, in a contract of sale of car, express warranty as to its soundness may be incorporated. Then, implied condition and warranties. First of all, यहाँ पर the implied condition, it is a condition which the law implies into the contract of sale. The law presumes that the parties have incorporated into their contract.
Okay, they are deemed to be incorporated by law in every contract of sale of goods unless the terms of the contract show a contrary intention. इम्प्लॉयड में आपका पास्ट जो रहता है गुड्स का डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, वो इसमें आते हैं कि द इम्प्लॉयड कंडीशन आर read into every contract of sale of unless they are expressly included by these parties. So आवाज आ रही है आपकी? हेलो? Yes, sir. ओके, देन ये जो कंडीशंस है एक्सप्रेस का जो बताया आपने अभी, एक्सप्रेस कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशंस, there are several implied conditions which are assumed by the parties in different kinds of contract of sale. Say for example, the assumption during sale of description or sale by sample. Implied conditions are described in section 14 to 70. That is the section of the condition. कि ये जो सैंपल है, सैंपल का एक्सप्रेस में इसका कुछ वैल्यू नहीं रहता सैंपल का, क्योंकि आप जो गुड्स देख रहे हैं वो वही टाइम परचेस कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लाइड कंडीशन में आपको जो परचेस करना है वो तो बाद में करना है, इन फ्यूचर करना होता है। तो वो सैंपल देख के, सैंपल के हिसाब से आपके गुड्स आ रहे या नहीं आ रहे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो टाइटल क्लियर होता रहता है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन, द एक्सप्रेस टर्म शैल prevail and the implied terms shall not be considered. Then following are the implied conditions. क्या क्या conditions यहाँ पर, उनका टाइटल कि according to this condition it is a presumed that the seller has a valid title of the goods. उसका जो गुड्स का टाइटल है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड मीन्स क्या कि अगर मैं कुछ गुड्स सेल कर रहा हूँ तो मेरे पास उसकी ओनरशिप चाहिए, ओनरशिप होना जरूरी है, मेरे खुद के गुड्स होने चाहिए। अगर मैं किसी के चोरी करके गुड्स लाया हूँ या किसी के गुड्स लेके आया हूँ और वो सेल कर रहा हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो इम्प्लाइड कंडीशन जो रहती है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स, उसको गुड्स के राइट चाहिए सेल करने के। If later on the buyer comes to know that the seller had no valid right to sell the goods, then they may reject the goods and claim the refund of this price if already paid. अगर उसके पास राइट है, अगर कोई लॉफुली कोई डिफिकल्टी आती है तो उसको वो क्लेम कर सकता है, वो डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है। ये कंडीशन ऑफ द टाइटल रहती है। This implied condition may be analyzed as under in case of sale. The implied condition is that the seller has the right to sell the goods, and in case of an agreement to sell, the implied condition is that the seller will have the right to sell the goods at the time when the ownership is to pass from the seller to buyer. Seller के पास से buyer के पास अगर ownership जाती है तो ये कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है। देन इम्प्लाइड कंडीशंस, देखिए यहाँ पर भी कंडीशन एज अ टाइटल दिया है एंड कंडीशन एज अ डिस्क्रिप्शन। सेल बाय सैंपल ये टाइटल में जरूरी है। सेल बाय सैंपल, जो सेल हो रहा है वो सैंपल के हिसाब से, सैंपल के जैसा होना जरूरी है। कंडीशन एज टू अ क्वालिटी ऑफ फिटनेस, वो भी जरूरी है, क्वालिटी एंड फिटनेस। देन कंडीशन एज टू होलसमनेस, जो भी क्वांटिटी आपने रिक्वायर्ड की है वो क्वांटिटी पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने, मैंने एग्जांपल दिया था कि 200 kg राइस मंगवाया है, उसमें अगर वो 100 kg भेज देता है तो 100 के लिए आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो यू कैन ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। देन कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन दिया है सैंपल के हिसाब से, सैंपल एज वेल एज बाय द डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो गुड्स आपको मिलने चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है तो कंडीशन वहाँ पर ब्रीच होती है और यू कैन रिपोर्ट द एग्रीमेंट कंडीशन।
देन कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी, वहाँ पर मार्केट में आपका वो जो गुड्स है वो होना चाहिए। सो टुडे इनफ फॉर द टुडे, and you can ask any queries or difficulties.